हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 1 मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का लेसन 1 कराऊंगी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये लेसन मैंने आपके लिए जिसका वीडियो बनाया है, आप इसको अच्छी तरह से देखें, पढ़ें और समझें। अंत में फिर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आए तो उसके बारे में लिखें और अगर अच्छा लगता है तब भी आप उसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित पूरे लेसन को संक्षेप में बताऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो लेसन 1 है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें मानव भूगोल की परिभाषा और विचारधाराएं हैं। इसके अंतर्गत 3 विचारधाराएं हैं। साथ में मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, मानव का प्रकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण। इसमें जो 3 विचारधाराएं हैं क्रमशः हैं, पहली है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद, दूसरी संभववाद, तीसरी विचारधारा नव निश्चयवाद। इसके बाद अगला शीर्षक इसी अध्याय में समय के गलियारों से मानव भूगोल, अर्थात समय के साथ साथ मानव भूगोल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इसके अंतर्गत भी 3 विचारधाराएं हैं। पहली है मानवतावादी भूगोल, दूसरी रेडिकल या क्रांतिकारी भूगोल, तीसरी व्यवहारवादी भूगोल। तो ये इतने शीर्षक हैं जिनको आपको इस लेसन 1 में पढ़ना है और अंत में चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अध्याय की शुरुआत करते समय हमें ये समझना आवश्यक है कि भूगोल है क्या। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द से बना है। ज्योग्राफी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है व्याख्या करना, अर्थात पृथ्वी का व्याख्या करना या वर्णन करना ही भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। अब इसकी परिभाषा में कहा गया है पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों एवं प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान भूगोल कहलाता है। सरल शब्दों में ये कहा जाए कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव, वो जीव चाहे वनस्पति हो और मनुष्य जगत के पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध हैं, इन सभी का मिलाकर जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो कहलाता है भूगोल। अब इसकी परिभाषा, इरेटास्थनीज द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया। इरेटास्थनीज को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। बस भूगोल के बारे में फिलहाल आप इतना ही समझे। हम अध्याय की तरफ चलते हैं। मानव भूगोल। मानव भूगोल की परिभाषा रेडजल ने दी है। रेडजल, जिनको हम फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं, यानी मानव भूगोल के पिता किसे कहते हैं हम? रेडजल को। तो इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। इनके शिष्या रह चुकी हैं एलन सी सैम्पल, ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित परिभाषा दी है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, अर्थात हमारी जो पृथ्वी और यह क्रियाशील मनुष्य के बीच जो संबंध है, जो परिवर्तनशील संबंध है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं। नंबर 1 भौतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत भूमि, जलवायु, वनस्पति शामिल है। दूसरा घटक है मानवीय या सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें समस्त वनस्पति एवं जीव जगत शामिल है। अब है विचारधाराएं। पहली विचारधारा है बच्चों पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसे हम नियतिवाद भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनिज्म। इस विचारधारा की मान्यता है कि प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद कहलाता है। फिर से समझिए कि प्रकृति के अनुसार, इस नेचर ने हमें जो जैसा दिया है, हम उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लें, यही विचारधारा नियतिवाद है। यह एक जर्मन विचारधारा है।
यह पर्यावरण को ही सब कुछ मानता है। प्रकृति ने सब कुछ हमारे लिए निश्चित कर रखा है या नियत कर रखा है। यह विचारधारा इस बात को बल प्रदान करती है कि मानव कुछ नहीं है, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, अर्थात मनुष्य प्रकृति के इशारों के अनुसार चलता है। इसके बाद दूसरी विचारधारा संभववाद या पॉजिबिलिज्म थॉट। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1924 में फेब्रे ने किया। ब्लाशे ने इसका प्रतिपादन किया। ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। इनके अनुसार मनुष्य प्रकृति को समझकर प्रौद्योगिकी या तकनीकी या टेक्नोलॉजी कह लीजिए, तो मनुष्य प्रकृति को समझकर प्रौद्योगिकी या तकनीकी का प्रयोग करके पर्यावरण में परिवर्तन करने लगा। अर्थात जैसे जैसे नियतिवाद के बाद मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ बच्चों, वह तकनीकी का प्रयोग करके या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पर्यावरण में चेंजेस करने लगा। इस विचारधारा के अनुसार मानव को सर्वोपरि एवं प्रकृति को एक सलाहकार के रूप में मानते हैं। अर्थात नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर, अर्थात प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। अगली विचारधारा रही है नौ नियतिवाद, निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। ये तीनों ही विचारधाराएं एक है। आप कंफ्यूज मत होना कि नौ नियतिवाद अगर आ जाए तो वो क्या है, निश्चयवाद आ जाए तो ये तीनों ही एक ही नाम है। अगर क्वेश्चन आता है कि नौ नियतिवाद क्या है, तब भी इसका आंसर यही होगा। तो तीनों को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। नौ नियतिवाद, निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। ये ऑब्लिक करके मैंने दिया है, इन तीनों का अर्थ एक ही है। नियतिवाद में ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार देखिए, इन्होंने बताया कि नियतिवाद में प्रकृति सर्वे सर्वा थी। जैसा कि मैंने पहली हेडिंग में बताया आपको कि उस काल में मनुष्य प्रकृति को सब कुछ मानता था और उसी के अधीन चलता था। संभववाद में मानव को सर्वोपरि माना गया। अर्थात निश्चयवाद एवं संभववाद की चरम सीमाओं के बीच संभावनावाद की अवधारणा को समझाने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ विचारधारा का प्रतिपादन किया और इन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद या नौ निश्चयवाद वाक्यांश का प्रयोग किया। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति का मानव पर प्रभाव स्वीकार किया, परंतु यह भी तर्क दिया कि मानव अपनी बौद्धिक क्षमता व तकनीक का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति का उपयोग भी कर सकता है। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपना विकास करना चाहिए। हमें ना तो ज़्यादा आदि मानव की अवस्था में रहना चाहिए, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है हम जैसे प्राचीन काल में आदि मानव की तरह रहते थे, हमारे जो इतिहास हमें बताता है, हमें उस तरह भी नहीं रहना चाहिए कि अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो बहुत अनजान हैं, हमें नेचर की कोई जानकारी नहीं। हमें इस अवस्था में भी नहीं रहना चाहिए और ना ही इतना शातिर बनना चाहिए कि प्रकृति का विनाश कर दे, अर्थात विकास करते करते हम प्रकृति को भूल जाएं, ऐसा भी नहीं करें। हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिससे भावी पीढ़ी भी प्रकृति का आनंद उठा सके। उसके बाद अगला शीर्षक है प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी, अर्थात टेक्नोलॉजी या तकनीकी का विकास करके मनुष्य ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं प्रकृति में। तो इसमें है मानव ने प्रकृति के नियमों को समझते हुए ही प्रौद्योगिकी या तकनीकी विकास किया है। उदाहरण के लिए आदिकाल में आदिमानव को प्रकृति के नियमों का ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे मानव ने बौद्धिक विकास होता गया वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा, वह विकास करता चला गया। जैसे ऊष्मा व घर्षण से आग की उत्पत्ति होती है, जिससे मानव ने आग की खोज की। वर्तमान में हमने तकनीक व विज्ञान का विकास करके हर क्षेत्र में प्रगति कर ली है, हर प्रकार की बीमारी की दवा खोज ली है। यह सब मानव द्वारा प्रकृति के नियमों को समझने से ही संभव हो सका है। इसके बाद अगला शीर्षक है प्रकृति का मानवीकरण। अब इस शीर्षक को समझने के लिए मैंने बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति का मानवीकरण मनुष्य ने तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन किया है। इस अवधारणा का तात्पर्य यह है कि मानव ने अपने बौद्धिक विकास के द्वारा प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन किया। मानव अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने लगा। मानव ने तकनीक का विकास करके स्वास्थ्य संस्थाएं, नगर आदि बनाए और अंत में
प्रश्नों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ भी होगा। वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पीय। आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से डीप स्टडी करें जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। अब मैं इसमें क्वेश्चन आंसर आपको दे रही हूँ, इसे आप लिखिए ताकि जब भी अगली वीडियो में टेस्ट आपको दिया जाए तो आप उनके आंसर अच्छे से कर सकें। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। दूसरा, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, निश्चयवाद या नियतिवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। चौथा है, संभववाद क्या है, वर्णन कीजिए। पांचवा, नवनिश्चयवाद का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, ये था आपका पार्ट 1 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर। आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए और लिखिए जिससे कि आप टेस्ट के लिए तैयार रहें। एग्ज़ाम आए तब भी आप बिना किसी परेशानी के आप इसको हल कर सकें। और हाँ, अंत में फिर कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में भी अपने ओपिनियन दीजिए। थैंक यू।